21 मई 1991 चेन्नई के श्री पेरुम्बदूर में बार बार मंच से राजीव गांधी के आने की घोषणा की जा रही थी। घड़ी की सुइयां रात के 10 बजने का संकेत दे रही थी, लेकिन अब तक राजीव गांधी यहां भाषण देने के लिए नहीं पहुंच पाए थे। हजारों समर्थकों की भीड़ बेसब्री से अपने पसंदीदा नेता की एक झलक पाने के लिए बेताब थी। कुछ देर बाद अचानक वहां शोर सुनाई दिया। ये शोर राजीव गांधी के काफिले का था। उनके आगमन पर काफी लोग उनसे मिलने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगे। हर कोई चाहता था कि वो अपने चहेते नेता से बस एक बार मिल सके, उन्हें छू सके, उनसे बात कर सके। इन्हीं लोगों में एक लड़की थेनमोली राजरत्नम उर्फ धनु भी थी, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं थे। वो भीड़ को चीरती हुई राजीव गांधी के लिए काल बनकर तेजी से उनकी ओर बढ़ती चली आ रही थी। उसे देखकर राजीव गांधी की सुरक्षा में तैनात तमिलनाडु पुलिस की सब इंस्पेक्टर अनुसुईया को कुछ अजीब सी गड़बड़ महसूस हुई। उन्होंने गुस्से में धनु का हाथ पकड़ लिया और वो उसे पीछे की ओर धकेलने लगी, लेकिन तभी राजीव गांधी की आवाज सुनाई दी, चिंता मत कीजिए, सबको आने दीजिए। ये सुनते ही अनुसुईया के हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। राजीव गांधी को कहां पता था कि वो उस लड़की को नहीं बल्कि अपनी मौत को पास बुला रहे हैं। धनु हाथों में चंदन की माला लेकर एक मुस्कुराहट के साथ उनकी ओर बढ़ने लगती है। अब धनु को राजीव गांधी के पास पहुंचने से रोकने वाला कोई नहीं था। तेज कदमों के साथ धनु उनके पास पहुंची और उन्हें चंदन की माला पहना दी। इसके बाद वो राजीव गांधी के पैर छूने का नाटक करते हुए नीचे की ओर झुकी और अपने कपड़ों के अंदर पहनी हुई बम वाली बेल्ट का बटन दबा दिया। एक ही झटके में वहां एक जोरदार धमाका हुआ और राजीव गांधी सहित 16 लोगों के शरीर के चीथड़े उड़ गए। The stage was set for the Lok Sabha elections after the assassination of Indira Gandhi. Her son, Rajiv, sworn in as Prime Minister within hours of her death, had recommended immediate election. India is an old country, but a young nation. And like the young everywhere, we are impatient. He was idealistic without being rooted in the reality. When he was elected, he was young, he was progressive. People were so impressed and so hopeful, but he let that legacy slip because of several wrong decisions. Prime Minister Rajiv Gandhi was attacked by a Sri Lankan Navy soldier, Vijayamuni Vijita Rohana, during the Guard of Honor in Colombo. Indian Prime Minister Rajiv Gandhi was assassinated. Gandhi was campaigning in Tamil Nadu for the elections. When he was killed, the bomber was linked to Sri Lankan Tamil terror group LTTE. इकतीस अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी देश के अगले प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेते हैं। शुरुआत में उन्हें राजनीति में कोई खास रुचि नहीं थी, लेकिन छोटे भाई संजय गांधी की हवाई दुर्घटना में मौत के बाद उन्होंने अपनी मां को सहारा देने के लिए राजनीति में कदम रखा और यही के होकर रह गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी मॉडर्निटी के जरिए देश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते थे। उस समय तक भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ था, इसलिए उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशंस के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को काफी बढ़ावा दिया, जिसके चलते देश में पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट का चलन बढ़ने लगा। मॉडर्नाइजेशन के प्रयासों को तेज कर रहे राजीव गांधी के सामने उस समय देश के कई हिस्सों में जारी हिंसा के बीच शांति स्थापित करने की बड़ी चुनौती थी। उस समय तक पंजाब में उग्रवाद अपने चरम पर था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश एंटी सिख दंगों की आग में जल रहा था। राजीव गांधी ने सबसे पहले पंजाब में ही पीस लाने के लिए 24 जुलाई 1985 को अकाली नेता हरचंद सिंह लौंगोवाल के साथ राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद उन्होंने 15 अगस्त 1985 को असम अकॉर्ड के जरिए बांग्लादेश से असम में इलीगल इमिग्रेशन के इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की। देश की स्थिति को तो राजीव गांधी बखूबी संभाल रहे थे, लेकिन भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल ने उन्हें परेशान कर रखा था। राजीव गांधी शांति के पक्षधर थे और उनका मानना था कि कोई देश तभी तरक्की कर सकता है जब उसके पड़ोसी देशों में शांति हो और उनके साथ उसके रिश्ते अच्छे हो। लेकिन श्रीलंका ऐसी उलझन में फंसा हुआ था जिससे उसे निकाल पाना काफी मुश्किल था। वहां खून खराबा, आगजनी और हिंसा हर रोज का हिस्सा बन चुकी थी। शांति से सांस ले पाना भी वहां एक बड़ी बात थी। इसकी शुरुआत तब हुई जब भारत की आजादी के लगभग 1 साल बाद 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका भी अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुआ। आजादी से पहले श्रीलंका में मेजॉरिटी पॉपुलेशन सिंगलियों की थी, लेकिन अंग्रेजों के राज में वहां तरक्की तमिलों ने की थी, जो कि माइनॉरिटी में थे। ब्रिटिशर्स के साथ
अच्छे रिलेशंस और इंग्लिश में अच्छे होने की वजह से तमिल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हायर रैंक्स पर काबिज थे और आजादी के समय सिविल सर्विसेज के लगभग 30% पदों पर तमिल नौकरी कर रहे थे। सिंघलियों को ये सब खटकता था और जैसे ही श्रीलंका ब्रिटिशर्स से आजाद हुआ, सिंघलियों ने अपनी सरकार बनाते ही धीरे धीरे तमिलों के अधिकार छीनने शुरू कर दिए। साल 1956 में सिंहल ओनली एक्ट लाया गया, जिसके चलते सिंघली को श्रीलंका की एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, जिसके चलते काफी तमिलों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। श्रीलंका की सरकार ने फिर 1971 में पॉलिसी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के जरिए हायर स्टडीज के लिए भी यूनिवर्सिटीज की मोस्टली सीट्स इनडायरेक्टली सिंघली स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व कर दी। सरकार की ओर से लगातार लिए जा रहे इस तरह के फैसलों से तमिलों का हौसला टूटने लगा था। शुरुआत में तो तमिल लोग पीसफुल प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल टॉक्स के जरिए सरकार की पॉलिसीज का विरोध जताते रहे, लेकिन सरकार की मनमानी बढ़ने के बाद तमिलों की मांग के लिए कई विद्रोही संगठन खड़े हो गए जो अपनी मांगों को लेकर वायलेंट हो चुके थे। ऐसा ही एक संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम था, जो वेलुपिल्लाई प्रभाकरण के लीडरशिप में तमिलों के बीच 1976 के बाद से ही काफी पॉपुलर हो रहा था। अपनी कम्युनिटी पर सरकार के बढ़ते अत्याचार उससे देखे नहीं जा रहे थे, इसलिए उसने सरकार से बदला लेने के लिए 16,000 लड़ाकों की एक सेना तैयार कर ली। उसकी मांग तमिल लोगों के लिए श्रीलंका के भीतर एक अलग राष्ट्र तमिल ईलम की थी, जहां तमिल सम्मान के साथ सिर उठाकर जी सके। लेकिन इतनी बड़ी मांग आखिर बातचीत से कैसे पूरी हो सकती थी? इसलिए प्रभाकरण और उसका संगठन LTTE अपनी बात मनवाने के लिए हिंसा का सहारा लेने लगा था और जो भी उसके इस रास्ते में रोड़ा बनता वो उसे बेरहमी से मारकर रास्ते से हटा देता। इससे श्रीलंकन गवर्नमेंट और प्रभाकरण के बीच बढ़ती हिंसा ने 1983 आते आते सिविल वॉर का रूप ले लिया और कुछ ही समय बाद इसकी चपेट में पूरा श्रीलंका आ गया। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने भी एंटी तमिल राइट्स को बढ़ावा दिया, जिससे यहाँ हजारों की तादाद में निर्दोष तमिलों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इससे भारत के तमिल्स और भारत की सरकार दोनों चिंतित थे। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने संघर्ष को पीसफुली सुलझाने का प्रयास किया था, लेकिन 1984 में उनकी हत्या होने की वजह से उनका ये प्रयास अधूरा ही रह गया। उनके अधूरे काम को आगे बढ़ाने का जिम्मा उनके बाद प्रधानमंत्री बने उनके बेटे राजीव गांधी ने उठाया। राजीव गांधी सिविल वॉर को जल्द से जल्द इसलिए रुकवाना चाहते थे क्योंकि जहां श्रीलंका की इस उथल पुथल के चलते वहां अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना का इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा था, तो वही तमिलनाडु में तमिल आबादी के बीच LTTE के लिए काफी सपोर्ट बन गया था। वहां के लोग भारत सरकार पर श्रीलंका में तमिलों पर हो रहे अत्याचार को रुकवाने की मांग कर रहे थे। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को इस मामले में कोई एक्शन न लेने की वजह से आगामी चुनावों में तमिलनाडु में हार का डर भी था। साथ ही उन्हें यह भी चिंता थी कि तमिल आंदोलनों की आंच कहीं श्रीलंका से तमिलनाडु तक न आ पहुंचे। उस दौरान LTTE ने श्रीलंका को तीनों ओर से घेर रखा था, जिससे अगर श्रीलंका टूटता तो भारत के तमिलनाडु में भी सेपरेटिज्म बढ़ने का काफी खतरा था। कुछ ही साल पहले पंजाब में सेपरेटिज्म चरम पर था, जिसके चलते राजीव गांधी अपनी मां को खो चुके थे, इसलिए वो पड़ोसी देश में लगी आग को जल्द से जल्द सुलझाना चाहते थे। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने श्रीलंकन सिविल वॉर में इंटरवीन करने का फैसला किया। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने वहां के जाफना को प्रभाकरण की एक्टिविटीज की वजह से ब्लॉक किया हुआ था, जिससे वहां तमिलों के पास खाने पीने जैसी बेसिक नीड्स तक भी नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन पूमलाई के जरिए वहां करीब 25 टन की ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज को एयर ड्रॉप किया। इसके बाद जब राजीव गांधी ने श्रीलंकन प्रेसिडेंट JR जयवर्धने से श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए बातचीत की, तो जयवर्धने इस बात के लिए भी जल्द ही मान गए। JR जयवर्धने चाहते थे कि इस शांति समझौते के बाद सरकार तमिलों को उनके अधिकार तो दे देगी, लेकिन उससे पहले LTTE को अपने हथियार सरकार के सामने सरेंडर करने होंगे। ऐसे में श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए प्रभाकरण को भी मनाना जरूरी था, इसलिए राजीव गांधी ने उसे भारत लाने के लिए अपने डिप्लोमेट हरदीप पुरी को 2 हेलीकॉप्टर के साथ श्रीलंका भेजा। इसके बाद प्रभाकरण दिल्ली आया, जहां अशोका होटल में उसकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई। प्रभाकरण पहले तो तमिल ईलम की मांग से पीछे नहीं हटा, लेकिन जब राजीव गांधी और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MG रामचंद्रन ने उसे श्रीलंका में तमिलों की सुरक्षा का भरोसा दिलाया, तो वो समझौते के लिए राजी हो गया और अपनी डिमांड से पीछे हट गया।
लेकिन उसने ऐसा कुछ भी लिखित में नहीं दिया था, जिस वजह से उसका यह वादा केवल भरोसे की उम्मीद पर टिका हुआ था। राजीव गांधी के कैबिनेट मिनिस्टर्स को प्रभाकरण के मान जाने पर डाउट था, लेकिन राजीव गांधी उस पर भरोसा कर चुके थे। वो उससे इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट गिफ्ट करते हुए उसे अपना ध्यान रखने को कहा। लेकिन उन्हें कहां पता था कि उनका यह फैसला आगे चलकर उनके लिए ही जानलेवा साबित होगा, और जिसे वो अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट उपहार में दे रहे हैं वही उनकी मौत का जिम्मेदार होगा। दोनों पक्षों में सहमति बन जाने के बाद राजीव गांधी समझौते को पूरा करने के लिए श्रीलंका गए, लेकिन वहां उन्हें भारी विद्रोह का सामना करना पड़ा। श्रीलंका में इस पीस अकॉर्ड के पक्ष में गिने चुने लोग ही थे। प्रेसिडेंट JR जयवर्धने की कैबिनेट में भी उनके अलावा एक भी व्यक्ति ये समझौता नहीं चाहता था। उनका मानना था कि श्रीलंका के इंटरनल मैटर्स में भारत आखिर क्यों दखल दे रहा है। भारी तनाव के बीच 29 जुलाई 1987 को इंडो श्रीलंका अकॉर्ड पर सिग्नेचर होते हैं। राजीव गांधी को पूरी उम्मीद थी कि इस अकॉर्ड के बाद श्रीलंका में शांति कायम हो जाएगी, लेकिन ये महज उनकी एक भूल थी। इसका असर भी उन्हें अगले ही दिन दिख गया, जब श्रीलंकन नेवी द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था कि तभी श्रीलंका के एक नौसैनिक ने अपनी गन के बैरल से राजीव गांधी के कंधे पर काफी तेज वार कर दिया। इस हमले में उनका कंधा टूटते टूटते बचा और चोट वाली जगह पर काला निशान पड़ गया। इससे साफ था कि श्रीलंका में लोग इस पीस अकॉर्ड के खिलाफ थे और इस अकॉर्ड का कोई भविष्य नहीं था। इस अकॉर्ड का एक पहलू यह भी था कि श्रीलंका में शांति बनाने के लिए भारत सरकार ने जरूरत पड़ने पर अपनी मिलिट्री भेजने की बात भी तय कर रखी थी। प्रेसिडेंट जयवर्धने ने भी इस मौके को भुनाते हुए वहां बढ़ते वायलेंस का हवाला देकर भारत से सैन्य मदद की मांग कर दी। भारत को इस अकॉर्ड के चलते ऐसा करना था, इसलिए और भी जरूरी पहलुओं पर गौर किए बिना भारत सरकार ने शांति स्थापना के लिए अपनी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF को श्रीलंका भेज दिया। उस समय आर्मी चीफ कृष्ण स्वामी सुंदर जी IPKF को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने राजीव गांधी से कहा था कि भारतीय सेना मात्र 72 घंटे के अंदर LTTE को उसके हथियार डालने पर मजबूर कर देगी। हालांकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। वहां भेजी गई इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF के कमांडर्स के पास जो मैप्स थे वो अंग्रेजों के जमाने के थे, जिनका कि तब दूर दूर तक कोई रेलेवेंस नहीं रह गया था। हालांकि फिर भी शुरू में LTTE द्वारा कोऑपरेट करने और धीरे धीरे हथियार सौंपने की वजह से IPKF को ज्यादा परेशानी नहीं आई, लेकिन उनकी मुश्किल तब बढ़ गई जब 1 महीने के अंदर ही प्रभाकरण के तेवर बदल गए। प्रभाकरण ने भारत पर LTTE के खिलाफ उसके विरोधियों की मदद करने का आरोप लगाकर हथियार डालने से मना कर दिया। उसके बदलते रुख से इंडियन गवर्नमेंट और उसके बीच मनमुटाव पैदा हो गया, जो आगे चलकर इतना बढ़ गया कि प्रभाकरण ने IPKF के खिलाफ ही युद्ध छेड़ दिया। LTTE और IPKF के बीच 3 सालों तक लड़ाई जारी रही, जिसमें IPKF ने श्रीलंका में LTTE के डोमिनेंस को तो काफी हद तक कम कर दिया, लेकिन इस बीच IPKF को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जहां 1171 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई तो वही 3500 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी दौरान भारत में भी सरकार बदली और VP सिंह, जो श्रीलंका में IPKF की प्रेजेंस के पहले से ही खिलाफ थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनते ही IPKF को श्रीलंका से वापस बुला लिया। जहां एक तरफ श्रीलंका में हड़कंप मचा हुआ था तो वही दूसरी ओर इंडिया में भारी राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी। VP सिंह की सरकार कुछ ही महीनों में गिर गई और फिर चंद्रशेखर की गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस के समर्थन वापस लेने से उनकी सरकार भी गिर गई। इसके बाद साल 1991 में भारत में फिर से लोकसभा चुनाव होने वाले थे। हमेशा प्रभाकरण के इशारों पर चलने वाले जाफना के जंगलों में भी भारत के लोकसभा चुनाव के चर्चे थे। दूसरों के दिलों में आतंक पैदा करने वाले प्रभाकरण को यह डर सता रहा था कि अगर राजीव गांधी फिर से भारत के प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके लिए परिणाम काफी घातक साबित हो सकते हैं और IPKF को फिर से श्रीलंका भेजा जा सकता है। इसलिए वो राजीव गांधी को इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही रास्ते से हटाने की प्लानिंग करने लगा। इसके बाद उसने कई दिनों तक एक आत्मघाती हमलावर के जरिए राजीव गांधी की हत्या करने का प्लान बनाया, लेकिन इतने बड़े प्लान को पूरा करने के लिए उसे कुछ ऐसे भरोसेमंद साथियों की जरूरत थी जो उसके इस काम को बहुत सफाई के साथ अंजाम दे और जरूरत पड़ने पर बिना किसी झिझक के अपनी जान भी दे दे। उसने इस काम को शुरू करने से लेकर अंजाम तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी अपने 4 दोस्त बेबी सुब्रमण्यम, मुथुराजा, मुरुगन और शिवरासन को सौंपी। बेबी सुब्रमण्यम और मुथुराजा
मुथुराजा जहां इस पूरी प्लानिंग के लिए लोगों को रिक्रूट करने वाले थे, तो वही मुरुगन का जिम्मा बॉम्ब बनवाने का था। सारी तैयारी हो जाने के बाद आखिरी के काम की जिम्मेदारी शिवरासन के कंधे पर थी, जिसे किसी भी कीमत पर आत्मघाती हमले को अंजाम तक पहुंचाकर राजीव गांधी की हत्या करनी थी। LTTE को इसके लिए तमिलनाडु सबसे सही जगह लगी, क्योंकि वहां पहले से ही उसके काफी सपोर्टर्स थे जिन्हें किसी तरह से इस काम के लिए राजी किया जा सकता था। इसी इरादे के साथ 1991 की शुरुआत में सबसे पहले बेबी सुब्रमण्यम और मुथुराजा को चेन्नई भेजा गया। दोनों को चेन्नई पहुंचते ही किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो उनके मकसद से अनजान होते हुए भी उनकी मदद करे, उन्हें और उनके साथियों को रुकने के लिए अपना घर दे और प्लानिंग पूरी हो जाने के बाद भी उन्हें छिपने का ठिकाना दे। यहाँ दोनों की तलाश शुभा न्यूज एंड फोटो एजेंसी के मालिक शुभा सुंदरम पर आकर पूरी हुई। शुभा सुंदरम प्रभाकरण का कट्टर सपोर्टर था, इसलिए वो आसानी से उनके बहकावे में आ गया और उनकी हर तरह से हेल्प करने को तैयार हो गया। इसके बाद बेबी सुब्रमण्यम और मुथुराजा को कुछ ऐसे लोग चाहिए थे जो किसी मजबूरी में फंसे हों और जिनकी मदद करके उन्हें आसानी से जाल में फंसाया जा सके। शुभा सुंदरम ने इस काम में भी उनकी मदद की और अपनी ही एजेंसी में काम करने वाले एम्प्लॉइज को उसने टारगेट बनवाया। सबसे पहले इस एजेंसी में काम करने वाले भाग्यनाथन को जाल में फंसाया गया। भाग्यनाथन के परिवार में उसकी छोटी बहन नलिनी और उसकी माँ थी। उसकी माँ नर्स थी, इसलिए उन्हें रहने के लिए हॉस्पिटल की ओर से एक घर मिला हुआ था, लेकिन कुछ दिन पहले ही किसी कारण से हॉस्पिटल की ओर से उन्हें ये घर खाली करने को कह दिया गया था। भाग्यनाथन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी फैमिली के लिए एक नया घर ले सके। उसकी फैमिली पहले से ही कर्ज में डूबी हुई थी, इसलिए इन दिनों वो काफी परेशान था। ऐसे में बेबी सुब्रमण्यम ने उसके परिवार की इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए मुसीबत में फंसे भाग्यनाथन और नलिनी की ओर मदद का एक जाल फेंका। भाग्यनाथन अपना बिजनेस करना चाहता था, इसलिए बेबी सुब्रमण्यम ने उसे एक प्रिंटिंग प्रेस काफी सस्ते में दिलवा दिया। दोनों भाई बहन इस प्रिंटिंग प्रेस में कमाई करने लगे। इस तरह उनका परिवार सड़क पर आने से तो बच गया, लेकिन बदले में भाग्यनाथन और नलिनी LTTE के हाथ के खिलौने बन गए थे। इसके बाद बेबी सुब्रमण्यम और मुथुराजा को अपने साथ एक फोटोग्राफर को जोड़ना था, क्योंकि प्रभाकरण इस ऑपरेशन की एक एक अपडेट और फोटो चाहता था। शुभा न्यूज एंड फोटो एजेंसी में काम करने वाले लोग इन शैतानों के लिए वरदान बन गए थे। उन्होंने इस काम के लिए यही से फोटोग्राफर हरिबाबू को चुना। सबसे पहले तो उन्होंने बड़ी चालाकी से हरिबाबू को यहाँ से नौकरी से निकलवा दिया और फिर उन्होंने उसे विघ्नेश्वर वीडियो एजेंसी में नौकरी दिलाकर उसका भरोसा जीत लिया। इस तरह उन्होंने चेन्नई में कई लोगों को अपने साथ मिला लिया था। दोनों पहले किसी मजबूर की तलाश करते, उसकी खूब मदद करते और फिर अपने एहसानों के बोझ तले डुबाकर उसे अपना प्यादा बनने के लिए विवश कर देते। उन्होंने इन लोगों को राजीव गांधी के खिलाफ ये कहकर भड़का दिया था कि अगर राजीव गांधी 1991 के लोकसभा इलेक्शन में जीतकर सत्ता में आए तो तमिलों को खूब सताया जाएगा। प्रभाकरण के ये दोनों साथी चेन्नई में रहकर राजीव गांधी की हत्या की साजिश की एक एक ईंट जोड़ते चले जा रहे थे। अपने प्लान में कई लोगों को शामिल करने के बाद बेबी सुब्रमण्यम और मुथुराजा वापस श्रीलंका चले गए। इसके बाद का काम मुरुगन ने संभाला। उसने सबसे पहले तो अपने दो प्यादों जयकुमारन और रॉबर्ट पायस को चेन्नई भेजा और फिर कुछ दिनों के बाद वो खुद भी चेन्नई आ गया। मुरुगन चेन्नई पहुंचकर अपने प्यादे जयकुमारन के जीजा अरिवु पेरारीवलन से मिला, जो बॉम्ब एक्सपर्ट के तौर पर LTTE के साथ जुड़ा हुआ था। LTTE ने अरसे से चुपचाप पड़े इस कंप्यूटर इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट पेरारीवलन को एक्टिवेट कर राजीव गांधी की हत्या करने के लिए बम तैयार करने का काम दे दिया। जहां अरिवु पेरारीवलन बम बनाने के लिए जरूरी सामान जुटाने में लग गया, तो वही मुरुगन ने नलिनी, भाग्यनाथन और शिवरासन को एक ऐसे शख्स को ढूंढने को कहा जो अपने शरीर पर एक्सप्लोजिव लगाकर मानव बम का रूप ले सके। तीनों ने इसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उन्हें इस काम के लिए कोई परफेक्ट इंसान नहीं मिल सका। इससे निराश होकर शिवरासन वापस श्रीलंका चला गया और अपनी समस्या प्रभाकरण को बताई। प्रभाकरण ने आत्मघाती हमलावर बनने के लिए शिवरासन की ही चचेरी बहन थेनमोली राजरत्नम को चुना, जिसे वो लोग धनु कहते थे। धनु को सहारा देने के लिए उसकी दूसरी बहन शुभा को भी उसकी मदद में लगा दिया गया। इसके बाद शिवरासन धनु और शुभा दोनों को लेकर एक बार फिर से इंडिया चला आया। इधर अरिवु पेरारीवलन भी बम बनाने का सारा सामान जुटा चुका था। उसे बस अब बम को डिजाइन देना था। धनु मानव बम का रूप लेने वाली थी, इसलिए शिवरासन ने अरिवु पेरारीवलन से एक ऐसा बम बनाने को कहा जो महिला की कमर में बांधा जा सके। कुछ ही दिनों में पेरारीवलन ने एक ऐसा बेल्ट तैयार कर लिया जिसमें एक दो नहीं बल्कि 6 RDX से भरे ग्रेनेड को फिट किया गया था। हर ग्रेनेड में 80 ग्राम के करीब C4 RDX भरा गया। बॉम्ब को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि
कि RDX चाहे कम भी हो, लेकिन धमाका होने पर टारगेट बच ना सके। शिवरासन के हाथ में अब बॉम्ब भी था और बॉम्ब को अंजाम तक पहुंचाने वाली धनु भी, जो चेन्नई में एक चुनावी सभा के दौरान आत्मघाती हमलावर का रूप धरकर राजीव गांधी की हत्या करने वाली थी। लेकिन इस घातक हमले को अंजाम देने से पहले LTTE कुछ जरूरी ट्रायल्स करना चाहता था। इन ट्रायल्स के जरिए वो ये समझना चाहता था कि राजीव गांधी की चुनावी रैलियों में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और उनके करीब पहुंचना कितना मुश्किल होगा। उसे सुरक्षा में मौजूद लूप होल्स की तलाश थी, ताकि जब असली हमला हो तो काम को आसानी से अंजाम दिया जा सके। इसके बाद ट्रायल का दौर शुरू हुआ। चेन्नई के मरीना बीच में जयललिता और राजीव गांधी की चुनावी रैली हो रही थी, जिसमें शिवरासन राजीव गांधी की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए पहुंच गया। यहाँ उसने देखा कि राजीव गांधी इन दिनों जनता से बिना किसी रोक टोक के मिल रहे हैं और इस दौरान उनसे मिलने वाले लोगों की भी कोई चेकिंग नहीं की जाती। दरअसल 1984 में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले राजीव गांधी को 1989 की करारी शिकस्त ने परेशान कर रखा था। राजीव गांधी को लगता था कि जनता से उनकी दूरी ही सत्ता से उन्हें दूर कर रही है, इसलिए वो 1991 के चुनाव में जनता से जुड़ाव को ही अपनी पहचान बना रहे थे। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जाते और इस दौरान जब सुरक्षा कर्मी उनके और जनता के बीच आते तो वो अपने ही सुरक्षा कर्मियों को फटकार देते। ऐसा वो तब कर रहे थे जब इंटेलिजेंस एजेंसी राजीव गांधी को बार बार बता चुकी थी कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें तमिलनाडु की यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान तमिलनाडु के राज्यपाल भीष्म नारायण सिंह ने भी ऑफिशियल प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उन्हें 2 बार सलाह दी थी कि अगर वे राज्य की यात्रा करते हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। सुरक्षा में बढ़ती जा रही ढील की वजह से प्रभाकरण को अपने प्लान को आसानी से अंजाम देने का रास्ता मिल गया था, लेकिन वो इसे एग्जीक्यूट करने से पहले एक और ट्रायल करना चाहता था। इस बार शिवरासन 12 मई 1991 को एक और सियासी रैली में पहुंचा। इस बार रैली राजीव गांधी की नहीं बल्कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर BP सिंह और DMK सुप्रीमो करुणानिधि की थी और इस बार उसके साथ धनु भी थी, जिसने कपड़ों के अंदर बम भी पहना हुआ था। वो दोनों इस रैली में फाइनल रिकॉनेसेंस के लिए आए थे। धनु थोड़ी ही देर बाद BP सिंह तक आसानी के साथ पहुंच गई और उनके पैर भी छुए, लेकिन उसने बॉम्ब का बटन नहीं दबाया। दबाती भी कैसे, उसे तो केवल राजीव गांधी की मौत के लिए तैयार किया गया था। ट्रायल में लगातार सफलता हाथ लगने से प्रभाकरण के हौसले बुलंदी पर थे। इस दौरान भारत में चुनाव की तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। सभी पार्टियों के नेता पूरी ताकत के साथ दम झोंक रहे थे। ऐसे में 21 मई 1991 को राजीव गांधी एक बार फिर से तमिलनाडु में एक चुनावी रैली को संबोधित करने वाले थे। इस बार ये रैली श्रीपेरम्बदूर में शेड्यूल थी। प्रभाकरण ने भी इसी दिन और इसी जगह को राजीव गांधी का अंतिम दिन बनाना तय किया। 20 मई की रात शिवरासन नलिनी के घर रैली के विज्ञापन वाला अखबार लेकर पहुंचा, जहां धनु और शुभा समेत कई लोग मौजूद थे। शिवरासन ने वो एडवर्टीजमेंट सबको दिखाते हुए पहली बार इन सभी को बताया कि वो राजीव गांधी की हत्या करने वाला है और हमला अगले ही दिन किया जाएगा। धनु इस काम के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसने सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए पहली बार चश्मा पहनने का तय किया। शुभा ने धनु को बेल्ट पहनाकर श्रीपेरम्बदूर में किस तरह साजिश को अंजाम तक पहुंचाना है इसकी पूरी प्रैक्टिस करवाई। इसके बाद रात में सभी के साथ मिलकर फिल्म देखी और सो गए। अगले दिन की शाम को पांचों लोग शिवरासन, धनु, शुभा, नलिनी और हरि बाबू श्रीपेरम्बदूर की रैली वाली जगह की तरफ निकल पड़े। उस वक्त राजीव गांधी विशाखापट्टनम में मौजूद थे, जो वहां चुनाव प्रचार खत्म करते ही चेन्नई के लिए उड़ान भरने वाले थे। लेकिन जैसे ही वो प्लेन में पहुंचे, पायलट ने खबर दी कि टेक्निकल इशू के कारण प्लेन उड़ान नहीं भर सकता। राजीव गांधी भी विशाखापट्टनम में रैली करने के बाद थकान महसूस कर रहे थे, इसलिए सिचुएशन के हिसाब से वो चेन्नई का टूर कैंसिल कर रेस्ट हाउस की ओर निकल गए। लेकिन आज किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजीव गांधी आराम करने रेस्ट हाउस पहुंचे ही थे कि तभी उनको बताया गया कि प्लेन में आई खराबी दूर हो चुकी है। चूंकि अभी रैली होने में समय बचा हुआ था और वो कांग्रेस की जीत को पक्का करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो रैली में हिस्सा लेने के लिए निकल पड़े। उधर श्रीपेरम्बदूर की रैली में LTTE के पांचों लोग राजीव गांधी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। राजीव गांधी के यहां पहुंचने में हो रही देरी ने उन्हें बेचैन करना शुरू कर दिया था। उन्हें सब्र तब आया जब रात के करीब 10 बजे राजीव गांधी अपने बुलेट प्रूफ काफिले के साथ श्रीपेरम्बदूर आ पहुंचे।
उन्हें मंच पर पहुंचने से पहले अपने समर्थकों से मिलना था। मंच के पास पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग गैलरियां बनी हुई थी। राजीव गांधी पहले पुरुष गैलरी की ओर जाकर अपने समर्थकों से मिले, इसके बाद वो महिला गैलरी की ओर बढ़ने लगे। आने वाले पल से बिल्कुल अनजान वो अपने समर्थकों के प्यार में खोए हुए थे और सबसे मुस्कुराकर आदर से बातचीत कर रहे थे। उनसे 10 गज की दूरी पर जर्नलिस्ट नीना गोपाल राजीव गांधी के सहयोगी सुमन दुबे से बात कर रही थीं। वो राजीव गांधी के सबसे इस तरह खुलकर मिलने को देखकर मुस्कुरा रही थीं। वहीं दूसरी तरफ मानव बम का रूप धरी धनु चंदन की माला लिए धीरे धीरे राजीव गांधी के बेहद करीब आ गई। सब इंस्पेक्टर अनुसुईया को उसे देखते ही कुछ गड़बड़ लगी। वो उसे पहले भी एक बार पीछे कर चुकी थी और इस बार भी उन्होंने गुस्से में धनु का हाथ पकड़कर उसे पीछे किया, लेकिन राजीव गांधी ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए धनु को अपने पास आने की इजाजत दे दी। धनु को इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिल सकता था, इसलिए राजीव गांधी के पास पहुंचते ही उसने उन्हें चंदन की माला पहनाई और उनके पैर छूने के लिए झुकने का नाटक करते हुए अपने कपड़ों के अंदर कमर में पहनी हुई बॉम्ब बेल्ट का बटन दबा दिया। बटन दबते ही वहां एक जोरदार धमाका हुआ। लोग डर कर इधर उधर भागने लगे, जिससे वहां चारों तरफ भगदड़ मच गई। नीना गोपाल जो राजीव गांधी से कुछ दूरी पर खड़ी थी, उनसे आगे खड़े दर्जन से ज्यादा लोग पल भर में मारे गए। उन्होंने जो सफेद साड़ी पहनी हुई थी वो पूरी तरह से काली हो गई थी और उस पर खून के छींटे पड़े हुए थे। सबके मन में एक ही सवाल था कि राजीव गांधी कहां है। जब धुआं छटा तो राजीव गांधी की तलाश शुरू हुई। कुछ ही दूरी पर लोगों ने देखा कि उनका शरीर टुकड़ों में बंटकर मंच से कुछ दूरी पर इधर उधर बिखरा पड़ा है। जहां इंदिरा गांधी की हत्या के केवल 7 साल बाद राजीव गांधी की हत्या ने देश के बड़े नेताओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे, तो वही लोगों को रह रहकर वो वाकया याद आ रहा था जब इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ घंटों बाद प्राइम मिनिस्टर बनने के मुद्दे पर सोनिया गांधी और राजीव गांधी के बीच बहस चल रही थी। मां के मृत शरीर को देखकर भी उस दिन राजीव गांधी ने देश और पार्टी का ध्यान रखते हुए सोनिया गांधी से कहा था कि इस मुश्किल समय में देश को नेतृत्व की जरूरत है और पार्टी चाहती है कि मैं प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ लूं। इस पर सोनिया गांधी ने कहा था, हरगिज नहीं, वो तुम्हें भी मार डालेंगे। इस पर राजीव गांधी का जवाब था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं वैसे भी मारा जाऊंगा। करीब 7 साल बाद राजीव गांधी के बोले वो शब्द सही साबित हो चुके थे। इस आत्मघाती धमाके में राजीव गांधी, धनु, फोटोग्राफर हरि बाबू और 13 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। बाकी के बचे 3 अन्य हमलावर नलिनी, शिवरासन और शुभा एक ऑटो पकड़कर भाग निकले, लेकिन इस बीच हरि बाबू की डेड बॉडी के साथ उनका कैमरा भी घटना स्थल पर ही रह गया था। आगे चलकर राजीव गांधी की हत्या में शामिल लोगों तक पहुंचने और इसकी गुत्थी सुलझाने का काम SIT को सौंपा गया, जिसने इसी कैमरा में मिली इमेजेस और वीडियो फुटेजेस के सहारे अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। पुलिस जांच के बाद एक एक करके गुनहगारों तक पहुंचने लगी। पुलिस ने कोनाना कूंटे के एक घर पर छापा मारा, जहां रेंट के घर में शिवरासन, शुभा और 5 अन्य लोग रह रहे थे, लेकिन जब तक पुलिस उन्हें पकड़ पाती उन्होंने साइनाइड कैप्सूल्स खाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। इन्वेस्टिगेशन में SIT को मिल रहे सारे सुराग इस ओर ही इशारा कर रहे थे कि राजीव गांधी की हत्या के पीछे LTTE चीफ प्रभाकरण का हाथ था। प्रभाकरण इस पूरी साजिश को एक रहस्य बनाना चाहता था, लेकिन हरि बाबू के कैमरे ने उसके सारे राज खोल दिए थे। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने LTTE और प्रभाकरण को इंडिया में बैन कर दिया। LTTE पर यह बैन अभी तक जारी है। जहां SIT की जांच चल रही थी, तो वही इस हमले में हुई सुरक्षा चूक की गहराई से जांच करने के लिए जस्टिस वर्मा कमीशन का गठन किया गया था। इस कमीशन की फाइनल रिपोर्ट में बताया गया कि राजीव गांधी की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पर्याप्त थी, लेकिन लोकल कांग्रेस लीडर्स ने ही इस सुरक्षा को कमजोर कर दिया था। इसके अलावा राजीव गांधी की हत्या की जांच के लिए जस्टिस जैन कमीशन का भी गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट से कई हाई प्रोफाइल्स को शक के दायरे में लाकर खड़ा किया। जहां चंद्रास्वामी पर इस हत्या के लिए फंडिंग करने का आरोप लगाया गया, तो वही जैन कमीशन की इंटरिम रिपोर्ट में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री M करुणानिधि और DMK पार्टी पर LTTE और उसके प्रमुख प्रभाकरण को बढ़ावा देने का इल्जाम लगाया गया था। हालांकि आयोग की फाइनल रिपोर्ट में इस आरोप को हटा दिया गया।
इतनी सनसनी कम नहीं थी कि सीबीआई के फॉर्मर चीफ इन्वेस्टिगेटर के राघोथमन ने अपनी किताब कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी फ्रॉम द सीबीआई फाइल्स में और भी चौंकाने वाली बातें सामने रख दी। उन्होंने बताया कि सीबीआई की शुरुआती जांच में उस समय के इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ M.K. नारायण पर सबूत छिपाने का आरोप था, लेकिन उसको लेकर कोई इंक्वायरी शुरू हो पाती उससे पहले ही सीबीआई के डायरेक्टर और SIT के चीफ D.R. कार्तिकेयन ने इस मामले को वही दबा दिया। हालांकि इन सनसनीखेज बातों को अलग करके अगर देखा जाए तो इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने 26 लोगों को मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन मई 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने 19 लोगों को बरी कर दिया और बाकी बचे 7 लोगों में से नलिनी, मुरुगन, संथन और अरीवू पेरारीवलन को डेथ पेनल्टी और बाकी के 3 रविचंद्रन, रॉबर्ट पायस और जय कुमारन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इन 7 की रिहाई के लिए लगातार कई बार प्रयास किए। पहले 2008 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने 7 दोषियों की रिहाई के लिए एक प्रस्ताव पास किया, लेकिन जब इनकी सजा माफ नहीं हो सकी तो 2018 में फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने भी सभी 7 दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट में इस पर 4 साल तक बहस चली और आखिरकार 18 मई 2022 को जस्टिस L. नागेश्वर राव ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 के तहत मिलने वाले अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए अरीवू पेरारीवलन को रिहा कर दिया। इसके बाद बाकी के 6 दोषी भी सुप्रीम कोर्ट चले गए, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर 2022 को अरीवू पेरारीवलन के मामले में दिए गए फैसले को अन्य सभी दोषियों पर लागू करने का आदेश देते हुए उन्हें भी जेल से रिहा कर दिया। इस तरह राजीव गांधी की हत्या के दोषी आज भी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। राजीव गांधी के असैसिनेशन से 7 साल पहले इंदिरा गांधी की उनके ही 2 भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स ने क्यों और कैसे हत्या कर दी थी, ये जानने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।